हेलो। देखिए आपका बृहस्पतिवार से योजना बनाई गई है भाई क्रैश कोर्स की। जो आपका दो सब्जेक्ट रेगुलर में चलेंगे 9 बजे से 11 बजे तक। और जो 11 बजे से क्लास चलेगा आपका, चूंकि यूपी जे आपका आ जाएगी जल्दी है। जो सूचना आज दो तीन लोगों ने बताया, तो आपका उस हिसाब से 11 बजे से आपका क्रैश कोर्स लगाया जाएगा। क्रैश कोर्स मतलब कि थोड़ा स्पीड में चलता है। और प्रयास ये किया जाए कि भाई संविधान तो क्रैश कोर्स में हम नहीं चलाएंगे न ही आपका। हाँ, और जो सब्जेक्ट हैं संविधान के अलावा उसको केवल प्री के लिए अलग से एक बैच चलता है, मैंने हमेशा चला है। तो आपका वह 11 बजे से ही चलेगा। पहले टीपीए चूंकि बचा भी है, तो टीपीए की शुरुआत हुई थी, तो आपका पहले टीपीए ही पढ़ा कर निपटा दिया जाए और फिर सीपीसी इत्यादि लगेगा। और जो ये अभी आपका पढ़ाया गया था, जैसे कि आपका जुरिस्प्रूडेंस हुआ, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एविडेंस भी पूरा वीडियो मौजूद है। आईपीसी भी 2 बार पढ़ाया जा चुका है, सीआरपीसी भी। ये वीडियो पहले से मौजूद है, तो इसको लास्ट में पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो अब तक नहीं पढ़ाया गया है पहले भाई वो पढ़ाया जाएगा। और जो अभी एक दो माह पहले पढ़ाया गया था वो क्रैश कोर्स में लास्ट में स्पीड बनाकर पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा हम पर भी भाई दबाव बन गया है आज से, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि तमाम विद्यार्थी क्रैश कोर्स का इंतजार करते हैं कि सर कब क्रैश कोर्स चलाएंगे। तो आपका ये भी हमें देखना है कि भाई रेगुलर बैच चलता रहे और मेंस का भी इधर कवर होता रहे। और आपका प्री भी किसी का न रुके, दोनों लेकर साथ में चलना है। तो आपका बृहस्पतिवार से योजना बनाई जा रही है, 11 बजे से चलेगा। हो सकता है जीएस का क्लास 15-20 मिनट आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि क्रैश कोर्स चलेगा तो भाई सवा घंटा कम से कम चलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही वैकेंसी आएगी उसको 1.5 घंटा कम से कम करना पड़ेगा। तो शेड्यूल थोड़ा सही किया जाएगा बृहस्पतिवार से। अभी आपका बृहस्पतिवार तक दो ही सब्जेक्ट, मैंने बुधवार तक दो ही सब्जेक्ट चलेंगे, अर्बन प्लानिंग और कॉन्स्टिट्यूशन। और आई अभी एपीओ आपका थोड़ा लेट होगा, जो सूचना आई है हो सकता है जनवरी लास्ट में आए। तो आपका अब और एपीओ में समय भी मिलेगा 3 माह का कम से कम। लेकिन जे के एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। आपका कहा जाता है कि आंधी जैसे आएगी और बवंडर जैसे उड़ जाएगी यानी कि पता नहीं लगेगा। तो जो लोग इस बार देना चाहते हैं, फिर एक बार हम आपका सीरियसली सलाह दे रहे हैं कि आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। माने कि जो भी सब्जेक्ट है, संविधान तो चल ही रहा है, इसको आराम से पढ़िए। वीडियो भी आपका जो संविधान का लास्ट चैप्टर है सब वीडियो आपका ऐप पर उपलब्ध है। 8 10 12 वीडियो हैं, उसमें से 5 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप साल पेपर भी कोई शुरू कर दीजिए और आपका एक एक सब्जेक्ट उठाकर जे देना है तो तैयारी भी शुरू कर दीजिए। एपीओ का स्पेशल बैच शाम को चल ही रहा है, तो जो लोग नहीं आ सकते भाई एक दो वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। क्योंकि आपका पुलिस अधिनियम और सीआरपीसी चल रहा है, उसके बाद आपका एविडेंस और आईपीसी शाम को लगेगा। सुबह आपका एपीओ का बैच अभी रोका जा रहा है, 1 माह तक रोका जाएगा। और उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो 3 माह का समय मिलेगा ही। और अभी सब पढ़ाया भी गया था, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो उतना हम कवर करा देंगे। तो आइए संविधान में हम देखते हैं, क्योंकि संविधान मान कर चलिए कि जब तक प्री न हो जाए तब तक ये चलता रहेगा ये मान कर चलिए, तो उसी हिसाब से इसको चलाया जाए। और आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा था, चूंकि व्यापक हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आपका संविधान की विशेषताएं हम बता रहे थे, और विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा हैं।
लेकिन प्रयास हमें ये करना है कि कम से कम आज विशेषताओं का जो लेक्चर है, तीसरा लेक्चर चल रहा है विशेषता में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि संविधान में समय लगता है कह करके। देखिए जो तीस माने विशेषताएं अब तक क्या क्या बताई गई हैं और उसी के आगे आपका बढ़ना है, यानी कि विशेषताओं का मतलब कि मुख्य गुण क्या है। तो पहला हम बताए थे मुख्य गुण आपका है कि विशालतम संविधान। दूसरा एक और याद रखना है कि हमारा संविधान आपका विभिन्न देशों की अच्छी अच्छी बातों को समाहित करता है। तो ये तो स्रोत में ही बताया गया था कि 75% प्रावधान भारत शासन अधिनियम से, अन्य 60 लगभग देशों से अच्छे अच्छे प्रावधान और प्रथाएं और रूढ़ियां और अभी समय से भी अडाप्ट किया गया है। तीसरा आइए, आपका भारत के संविधान में प्रियम्बल दिया गया है, ये बताया गया था। फिर चौथा आपका राज्यों का संघ होगा, उसके बारे में। पांचवा आपका एकल नागरिकता। छठवां मूल अधिकार। सातवां आपका न्यायिक पुनर्विलोकन बताया गया। आठवां आपकी जो विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ आपका कौन सी व्यवस्था है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था है आपका। इसके बाद हमने बताया था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे यहाँ है। यह भी एक आपका कह सकते हैं कि संविधान की विशेषता है, अच्छी विशेषता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, अगला आपका जो बढ़ना है, यानी कि अगली जो विशेषता हमें संविधान की देखनी है, वह आपका अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। यानी कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान करता है, और शुद्ध रूप से 29 और 30 में। यानी कि इसको थोड़ा शार्ट हम कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में आगे हमें बताना है। यानी कि अल्पसंख्यकों की संस्कृत शिक्षा माने कल्चर, एजुकेशन, लिपि, स्क्रिप्ट इत्यादि को प्रोटेक्ट किया गया है, और वह अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छाई है, और आपका आर्टिकल 29 और 30 में समाहित है। इस पर जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपका 8-9 केस पढ़ना पड़ेगा, और जो लेटेस्ट केस है टीएम पाई फाउंडेशन का है, जिसमें कि तमाम सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया। इसके बाद आइए हमारी संविधान की जो अगली विशेषता है, वह विशेषता हम देखते हैं कि हमारे संविधान की अगली विशेषता ये है कि हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची दी गई है। अब 9वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है, यानी कि 5-6 विशेषताएं अच्छी अच्छी और बताई जाए, और तब छोटी छोटी 2-3 बता के निपटाया जाए, क्योंकि भाई आपका विशेषता निकालने लगी तो अच्छाई तो बहुत है, लेकिन उन अच्छाइयों में जो मुख्य अच्छाई है उसी को हम पढ़ सकते हैं, हम बता सकते हैं। देखिए भाई आपका 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची के बारे में जो क्वेश्चन बनता है, पहले एक एक लाइन वो देखा जाए, और तब 9वीं अनुसूची क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा, वर्तमान में इसका महत्व क्या है, और ये यूपीजे में मेंस में भी आ चुकी है। तो 2 केस भी याद रखना है, वामन राव का और IR सिल्हो का केस, 2 केस कम से कम याद रखना है। और आपका अब 9वीं अनुसूची के बारे में डिटेल में जानिए। जब भारत का संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और आपका
8 शेड्यूल थे। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए आपको उठाना कहाँ से पड़ेगा। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार से आपको उठाना है। अब संपत्ति का अधिकार से जब उठाइए तो स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद, इसके बाद प्राचीन काल में क्या था और वर्तमान समय में क्या है, इसको 10 मिनट समझना पड़ता है। प्राचीन काल में संपत्ति अथाह थी। संपत्ति के बारे में ज्यादा विवाद नहीं होते थे। जंगल झाड़ और घासें थी। जो जंगल झाड़ साफ कर देता था उसकी जमीन हो जाती थी। धीरे धीरे और विकास हुआ। अब ये होने लगा कि जो व्यक्ति पहली बार किसी भूमि पर आपका अन्न बो देता था, बीज बो देता था, उसकी संपत्ति हो गई। धीरे धीरे और विकास हुआ और संपत्ति का महत्व बढ़ने लगा। तब अंग्रेजों ने ये कानून बनाया 1894 ईस्वी में, 1894 में। आपका संपत्ति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, आज भी वे कानून चल रहे हैं। यानी कि जो लैंड एक्वायर एक्ट बना, अंग्रेज बनाकर चले गए 1894 में, वह कानून भारत में आज भी लागू है। अब हम स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी के बारे में कुछ प्रावधान रखे गए। क्या क्या रखे गए, अब देखिए। एक तो आपका जो प्रावधान रखा गया, अनुच्छेद 19(1)(f) रखा गया, जहां की संपत्ति की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट माना गया, मूल अधिकार माना गया। दूसरा जो आर्टिकल रखा गया वह 31 रखा गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को संरक्षित किया गया किस अनुच्छेद में, 31 में। और ये मुख्य रूप से अनुच्छेद रखे गए। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न हुई। समस्या ये उत्पन्न हुई कि आजादी के पहले जमींदारों के पास जमीनें ज्यादा थी। अब चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट बन गया, समाजवादी राज्य बनाना था, तो इसके लिए यह आवश्यक था कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनसे सरकार लेकर और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दे। तो सरकार ने क्या किया कि राज्य की सरकारों ने अलग अलग कानून बनाया। यूपी ने भी बनाया, यूपी जेड यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि विनाश एवं जमीन नहीं, आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 बनाया। और ये उसमें प्रावधान किया कि जिनके पास जमीनें ज़्यादा हैं उनकी जमीनें छीनी जाएंगी और आर्थिक जिनके पास जमीन नहीं है उनको दी जाएगी। तो राज्य सरकार ने जमीनें ली, ग्राम पंचायतों को दे दी और ग्राम पंचायतें जमीन बांटी। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न हुआ। समस्या उत्पन्न होने लगी। ये बिहार ने कानून बनाया, मैंने तमाम राज्यों ने कानून बनाया। तो समस्या जहां उत्पन्न हुई वो समस्या ये थी कि एक तो संपत्ति की स्वतंत्रता था और संपत्ति का अर्जन और ग्रहण और बनाए रखना किस अनुच्छेद में, 31। और संपत्ति की स्वतंत्रता किस में थी, 19। तो जो जमींदार थे, राजा महाराजा थे, वह उच्च न्यायालय में 226 के तहत याचिका किए और कई उच्च न्यायालयों ने आर्टिकल 31 के आधार पर आपका राजा महाराजाओं और जमींदारों के फेवर में आपका कह सकते हैं फैसला दिया। तो सरकार इस फैसले के विरुद्ध गई आपका सुप्रीम कोर्ट में,
सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग था, तब तक आपका भारत की संसद ने संविधान में प्रथम संशोधन कर डाला। और प्रथम संशोधन करके पहला ये किया कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि अनुच्छेद 31 को क्या किया, समाप्त। और अनुच्छेद 31A, B तमाम चीजें जोड़ी गई, उतना नहीं जानना हमें, वो आगे बताया जाएगा भाई। तमाम चीजें जोड़ी गई, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(f) पर अभी अटैक नहीं किया गया। जो संपत्ति को एक्वायर करना, होल्ड करना, अपने पास बनाए रखने का जो ये मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31 में, अभी झारखंड में पूछा गया था पिछली बार भाई, तो ये अधिकार अब समाप्त किया गया और एक अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहला क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस ईयर में, सन भी पूछा है, गलत ना हो, 1951। 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, अब ध्यान से समझिए। 9वीं अनुसूची इसलिए जोड़ी गई कि जो ये न्यायिक हस्तक्षेप है इसको दूर रखा जाए, यानी कि न्यायालय जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग न कर पाए, यानी कि किसी कानून को असंवैधानिक घोषित न करे। तो कानून 9वीं अनुसूची का उद्देश्य ये है कि जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाएगा उन कानूनों पर न्यायालय का कोई हक नहीं होगा, अर्थात उन कानूनों की वैधता और अवैधता की जांच न्यायालय नहीं कर सकते, यानी कि उन कानूनों पर रोक लगाना, समीक्षा करना, अवैध घोषित करना, अब इसका पावर न्यायालयों से छिन गया। तो जैसे ही न्यायालयों से ये पावर छिना, अब सरकारें मुक्त हो गई और जमींदारों की संपत्ति छीन कर गरीबों को देने लगी। ये आपका, यानी कि आपका 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि जुडिशियल रिव्यू से कुछ मामलों को बाहर रखा जाए, अर्थात न्यायिक हस्तक्षेप का वर्जन किया जाए, अर्थात न्यायालय हर एक जगह हस्तक्षेप न करे। तो जो कानून 9 शेड्यूल में रख दिए गए हैं, न्यायालयों को पावर नहीं था कि वह उनकी वैधता की जांच करे, यानी कि न्यायालय के हस्तक्षेप से कहाँ चले गए वो बाहर। वर्तमान में लगभग 300 से अधिक कानून संघ और राज्यों के हैं जिसको कि 9वीं अनुसूची में रखा गया है। अब आगे कहानी देखिए। आगे कहानी ये आया कि संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अभी बना हुआ था, तो जब समाजवादी पार्टी यानी कि जनता दल की सरकार आई तो ये भी समाप्त कर दी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन समाप्त कर दिया गया? स्वतंत्रता 19(1)(f) और इसे आपका कहाँ जोड़ा गया? 300 क में। तो अब संपत्ति का अधिकार कहाँ से गवर्न होता है? 300A में। एक लाइन इसको देखा जाए। अनुच्छेद 300A ये बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीन सकता है, लेकिन मनमाना नहीं छीनेगा, क्या बनाकर? विधि बनाकर, यानी कि कानून बनाकर किसी की भी संपत्ति को राज्य क्या कर सकता है? छीन सकता है। छीनता है राज्य, कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, हर एक जगह तो संपत्ति किसानों और इत्यादि की क्या की जा रही है, आपको कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच एक और भाई मामला, कई मामले हैं, उतना आगे बताया जाएगा। हम आगे बढ़े 9वीं अनुसूची पर। तो 9वीं अनुसूची का महत्व इसलिए था। अब देखिए 3 केस याद करने पड़ेंगे 9वीं अनुसूची पर। 3 केस वो याद जो करने हैं आपका, वह भाई डेट भी याद रखिएगा। डेट यूपीजे में केस के निर्णय का पूछा गया है। तो पहला केस हम बता रहे हैं आपका केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का केस
दूसरा केस हम वामन राव का केस बता रहे हैं। और सन वाइज याद रखिए, छत्तीसगढ़ और इत्यादि में सन पूछा, हम लिखवाएंगे इसको कल से, आज खत्म हो जाए तो भाई, क्योंकि संविधान पढ़ाया जाएगा एक चैप्टर, उसके बाद उसको लिखवाया जाएगा, भले समय लगे, क्योंकि आपका तुरंत लिखवाया जाएगा तब आगे बढ़ेगा। तो आज जितने पॉइंट हैं विशेषताएं समाप्त की जाए, कल प्रयास किया जाए पूरा लिखवा दिया जाए। तो केशवानंद भारती का केस, दूसरा कौन सा केस, वामन राव का, और तीसरा आई आर सिल्हो का केस याद रखना है। अब देखिए यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, पहले केशवानंद भारती पर आया जाए। कल मैं बताया था कि केशवानंद भारती का जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया सबसे अच्छे निर्णयों में से एक माना जाता है। इस केस में आपका ये निर्णय दिया, हाँ, इस केस में सबसे अधिक जजों की पीठ बैठी थी, ये भी पूछा जा चुका है जीएस लॉ में। कितने जज थे ये भी रट्टा मार कर जाइए, कितने थे, 13 थे। कितने से कितने पक्ष में, 7-6 से। और मुख्य न्यायाधीश सिकरी थे। और आपका आगे जो देखना है, निर्णय की तिथि पूछा गया है। तो भाई 24 अप्रैल 1973। अब देखिए यही पॉइंट है, पूछा गया 2 बाजे में कि केशवानंद भारती के वाद में निर्णय किस तारीख को आया था। फिर हम बता रहे हैं भाई, कंपटीशन के लिए अब लग जाइए जिनको देना है, किस तारीख को आया था, 24 अप्रैल 1973। अब क्या निर्णय आया ये देखिए। निर्णय ये आया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में या प्रावधान में एमेंड या संशोधन कर सकती हैं, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत भावना या मूलभूत ढांचा या आधारिक संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। ये निर्णय आ गया। कौन प्रावधान संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि बता दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, यानी कि इसको राज रहने दीजिए। संसद संविधान में संशोधन करेगी तब मैं इसको समय समय पर बताऊंगा। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट सबसे ताकतवर विश्व का है न्यायालय। क्यों सबसे ताकतवर है? कि संविधान में कोई भी संशोधन किया जाए, बस सुप्रीम कोर्ट एक आधार पर रद्द कर देगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करता है, वायलेशन। सबसे ताकतवर कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट, में बता दूं, और किसी सबसे ताकतवर है, बस एक लाइन में। अब ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि आखिर अगर ऐसा होने लगे तो देखिए क्या होगा, कि संसद संविधान में संशोधन करेगी और सुप्रीम कोर्ट तो सभी संशोधनों को अवैध घोषित कर देगा, तो ऐसे तो कार्य ही नहीं चलेगा। तो आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट सभी संशोधनों को अवैध घोषित करता है? नहीं। तो किस आधार पर ये व्यवस्था टिकी है, ये पूछा गया था इंटरव्यू में। तो चेक एंड बैलेंस, एक याद रखे, किस आधार पर? चेक एंड बैलेंस का मतलब आपका नियंत्रण और संतुलन, यानी कि न्यायपालिका भी अपने पर कुछ कंट्रोल की है, संसद भी की है, और दोनों ये प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप न किया जाए। तो याद रखिए एक उदाहरण, कौन सा? चेक एंड बैलेंस। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। अमेरिका में भी यही प्रणाली है। आगे बढ़ा जब है 9वीं अनुसूची पर, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अब ये हुआ कि ये 9वीं अनुसूची का क्या होगा, जो कानून रखे गए हैं। तो इस पर जो विवाद आया, वामन राव के केस में आया। सन पूछा गया है छत्तीसगढ़ में कि वामन राव का केस किस सन का है।
तो 1981 का। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उच्चतम न्यायालय ने, आपका कहावत भी कही जाती है कि डायन भी जब किसी गांव को खाने आती है तो एक घर छोड़ देती है, ताकि ये घर फलेगा फूलेगा तो 10-20 साल बाद फिर आकर इस गांव को मैं खाऊंगी। और एक घर क्या करता है, करती है, छोड़, कहावत कही जाती है। अब कहाँ तक सही है भाई हम नहीं जानते। ये नहीं कि कह दीजिए सही, सर कह रहे थे सही है। अब कहावत कही जाती है, अब सही है कि गलत ये आप जानिए, हमारे बस की बात नहीं है। तो आगे देखिए, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी जब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत बनाया था तो एक घर को छोड़ा था कि फले फूले आगे बढ़े। कौन सा घर था? 9वीं अनुसूची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी डायन निकला कि एक घर को भी नहीं छोड़ना चाहता था। बार बार आंख में उसके खटक रहा था कि 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो आ गया कौन सा केस? वामन राव। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया। उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि अगर 9वीं अनुसूची में जो कानून रखे गए हैं, अगर उन कानूनों से संविधान का मूलभूत ढांचा डिस्टर्ब होता है तो भले वह 9वीं अनुसूची में हो, मैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या शून्य घोषित करने की क्षमता रखता हूं। तो किस केस में कहा गया कि 9वीं अनुसूची का भी जुडिशियल रिव्यू होगा? तो किस केस में? वामन। अब समस्या ये आई कि 9वीं अनुसूची में तो 1951 से ही रखे जा रहे हैं कानून। तो क्या 1951 वाले कानूनों का भी जुडिशियल रिव्यू होगा या परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं, एक सीमा लगाया कि ऐसे कानून जो किस तारीख से, 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए हैं, अर्थात जब से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसके बाद से जितने कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखा गया है उनकी समीक्षा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो किस केस में आया? वामन। जो वामन राव में जो निर्णय दिया गया उसी निर्णय को थोड़ा विस्तृत करके बताया गया, माने थोड़ा बहुत उसकी विस्तार किया, समझा गया। IR सिल्हो के केस में, यानी कि 3 केस याद रखना है, केशवानंद भारती, और 2 केस कौन सा? वामन राव और IR सिल्हो। अब IR सिल्हो में चूंकि उस जो हम बताए तो डिटेल में तो 9वीं अनुसूची जब चलेगा तब हम बताएंगे, लेकिन आपका लक्षण या विशेषता में इतना पर्याप्त है। अगली विशेषता संविधान की देखी जाए भाई, आपका 9वीं अनुसूची समाप्त हो गया। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। आइए देखा जाए। नम्यता और अनम्यता यानी कि लचीला और कठोर का अनोखा मिश्रण। यानी कि इसका मतलब कि हमारा संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, अर्थात नम्य भी है, अनम्य भी है, अर्थात उदार भी है और कठोर। तो देखिए PCSIS में कैसे क्वेश्चन बना था कि नम्यता और अनम्यता ये किससे जुड़े हैं संविधान में? तो संविधान के संशोधन से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से जुड़े हैं। फिर एक बार तैयार रखिए, कठोर और उदार, नम्य और अनम्य, लचीला और कठोर अगर दे तो ऐसी दशा में ये शब्द किससे जुड़े हैं? तो आपका जवाब रहेगा संविधान के संशोधन से। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में हमारे कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे कि संसद आसानी से अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके संशोधन करना कठिन है, यानी कि प्रक्रिया भिन्न है। और ये जो अनुच्छेद आप लिखेंगे किस अनुच्छेद में है
368, ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, ये भी याद रखना है। और अनुच्छेद 368 में भी पूछा गया था भाई, संविधान संशोधन पर आपका पहले भूमिका देखिए, तब नम्यता और अनम्यता यानी कि लचीलापन और कठोरता को बताए। उदार और कठोर दोनों मार्क कराइएगा। हमारा संविधान कैसा है, उदार है कि कठोर है कि दोनों? तो अभी हम बताएंगे उदार कब कहलाएगा, कठोर कब कहलाएगा। लेकिन पहले संविधान संशोधन पर क्या देखिए, कुछ बातें एक्स्ट्रा, तब हम उसको बताएंगे। जहाँ तक पहला क्वेश्चन जो आपका मैंने इंटरव्यू में बना कि अमेंडमेंट या संशोधन का मतलब क्या हुआ, तो संशोधन का क्या मतलब हुआ ये अलग से न पढ़कर अनुच्छेद 368 में ही दिया गया है। संविधान का संशोधन का मतलब कुछ परिवर्तन कर देना, कुछ परिवर्धन कर देना और कुछ निरसित कर देना। यानी कि या तो कुछ जोड़ा जाए या कुछ आपका घटाया जाए या कुछ बातों को समाप्त कर दिया जाए, इसी को संविधान का हम क्या कहते हैं, संशोधन। तो समस्या ये आई कि क्या संसद पूरे संविधान को रिपील कर देगी, समाप्त कर देगी? नहीं, बस एक चीज बची रहेगी, बेसिक स्ट्रक्चर। वो आगे हम बताएंगे। आपका शुरुआती दौर में ही हम प्रयास करेंगे कि 2-3 दिन जो ये संविधान का कॉन्सेप्ट है, संविधान में संशोधन, मूल अधिकार में संशोधन, ये प्रियम्बल के बाद ही बताया जाता है। ये इसलिए बताया जाता है कि ये पूरे संविधान में चलता रहेगा और शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए संविधान का। क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बिना अनुच्छेद के आ रहे हैं वो भाई किताब उताब से गवर्न नहीं होंगे, वो लेक्चर से ही गवर्न होंगे, उसको लिखवाया भी नहीं जा सकता। जो ये दिमाग में आपके रहेगा वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका सॉल्व करेगा। तो फिर एक बार आइए, संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब जो संविधान संशोधन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 368 में दिया गया है, आपका अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रोसीजर दिया गया है, जबकि संविधान में संशोधन 3 प्रक्रिया से हो सकता है। तो यहाँ भी आजकल टेक्निकल क्वेश्चन बन रहे हैं कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से। तो अगर आपका 368 स्पेशल लिखे तो केवल 2 प्रकार है, और ऐसे तो भाई 3 प्रकार है। ये विवाद का विषय है, मैं बता दूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम तीनों प्रकार देखते हैं। एक पहले हम देख लें, एक जो 2 क्वेश्चन और पहले बता दिया जाए कि क्या संविधान में संशोधन के लिए ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की बुलाई जा सकती है कि नहीं? नहीं बुलाई जा सकती। यानी कि लोकसभा को अलग पास करना होगा संविधान संशोधन का विधेयक और राज्यसभा को अलग। ये याद रखिए, बुलाई नहीं जा सकती। संयुक्त बैठक पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना है तब क्या होगा? तो दिमाग में अस्थिर रखिएगा, अगर अनुच्छेद 368 में ही बदलाव लाना है तो आपका ये बदलाव कैसे लाया जाएगा? तो इसके लिए संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए और तब अनुच्छेद 368 में संशोधन हो सकता है। अब कितनी बार हुआ, लेटेस्ट कब हुआ? तो जीएसटी को लेकर लेटेस्ट हुआ है, वो बताया जाएगा डिटेल में। पूछा भी गया था, पीसीएस में भी आया था, जे में भी आया था, तो हम बताएंगे वो डिटेल में। पहले ही चैप्टर में उद्देशिका के बाद यहीं पढ़ाएंगे संविधान का संशोधन और तमाम 7 माने 20 अनुच्छेदों से कोरिलेट करके, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। अब संविधान का संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है।
एक जनरल मेजॉरिटी यानी कि एक सादा बहुमत, जिसको हम कहते हैं साधारण बहुमत से। तो ये आसान है कि कठिन है, 50% से एक ऊपर तो हो गया संविधान का संशोधन। तो ये आसान है कि कठिन है? तो आसान है। तो उदार है कि कठोर माना जाएगा? उदार। दूसरा जो है कि संसद का विशेष बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। ये भी बहुत कठिन नहीं है, मध्य का ही मार्ग है। लेकिन तीसरा ही कठिन है। तीसरा ये है कि संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। यानी कि भारत में जितने राज्य हैं वहाँ विधान मंडल हैं, तो कम से कम कितने विधान मंडल उस संशोधन को ओके कर दें? आधा। लेकिन अमेरिका में ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका में आधा नहीं है, कितना है? 2/3। तो भारत में पूछा, अगर अनुच्छेद 368 को ही बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तीसरी। सतर्क रहिएगा, पूछा कौन सी प्रक्रिया? तो क्या होगा? संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का क्या? अनुसमर्थन। याद रखिएगा भाई, आगे हम डिटेल में चलेंगे। अब संविधान के संशोधन पर तमाम केस आएंगे, कम से कम 10 केस पढ़ने पड़ेंगे। आपका कह सकते हैं सज्जन सिंह का हुआ, फिर आपका कह सकते हैं कि शंकरी प्रसाद का हुआ, फिर आपका गोलकनाथ का, फिर केशवानंद भारती का, मिनरवा मिल्स हुआ। इतना तो पढ़ना ही है। फिर इंदिरा गांधी का केस तो बताया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी विशेषता चल रही है। अगला देखिए, इस प्रकार हमने देखा कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि आसानी से संशोधन हो सकता है, तो वह नम्य हो गए या उदार हो गए, लचीला हो गए। और कुछ प्रावधानों में संशोधन कैसे होगा? कठिन है तो वह अनम्य हो गया, कठोर हो गया। तो भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा क्या है? मिश्रण। ये पूछा गया भाई, गलत न हो, नम्यता अनम्यता या उदार और कठोर या लचीला, और आपका कठोर पूछे तो आपका संविधान का संशोधन मार कराइएगा, इससे जुड़ा है। अगली विशेषता हम देखते हैं कि हमारे संविधान में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अब आपात उपबंध के बारे में पहले समझिए 2-4 मिनट, तब आपका इस अच्छाई को बताया जाए। हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं, यानी कि आपात या संकट काल के समय भारत कैसे निपटे, इसका प्रावधान किया गया है। यानी कि संकट काल के समय, यानी कि फिर एक बार समझिए, आपका व्यवहारिक भी आम तरीके से समझिए। यानी कि जब सामान्य काल होता है तो सब कुछ चीज़ें सामान्य चलती हैं, और जैसे ही आपातकाल आ जाता है तो ऐसी दशा में, यानी कि सामान्य काल में, व्यक्ति जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रवाद में उलझा रहता है। लेकिन आप देखे होंगे कि जैसे ही देश पर कोई संकट आता है या बाहरी आक्रमण होता है तो पूरा देश एक स्वर में उठ खड़ा होता है। और उस समय जज्बात देखिए लोगों के। और जैसे कि आपका कह सकते हैं कि कारगिल युद्ध था, जहाँ की देखा गया कि जब पाकिस्तान के मने साथ लड़ाई हो रही थी कारगिल की पहाड़ियों पर, तो भाई ऊंचे पर बैठे हैं कई हजार फीट चोटी पर, और नीचे भारतीय सैनिक ऊपर बंकर बनाकर आतंकवादी बैठे हैं। अब वहां पहुंचना मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं था। अब ये है कि वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर, बहुत ज़्यादा सैनिक मरे थे, 500-600 सैनिक मरे थे। ये बहुत बड़ी हानि थी भारत के लिए। लेकिन चाहे हर लाखों लोग मर जाएं, भारत 1 इंच जमीन दूसरे को अब नहीं देगा, भले इसके लिए लाख कुर्बानियां की जाए। तो भारत के सैनिक क्या करते थे कि रात भर चढ़ाई करते थे पहाड़ी पर, और दिन में छुपे रहते थे ओट लेकर। फिर रात होते ही चढ़ाई,
और कई दिन लग गए, कई महीनों माने महीनों लग गया, और तब जाके कारगिल पर क्या की गई फतह। फिल्म भी बनी है, आप देख सकते हैं कि कैसे चढ़ाई करते हैं क्या। तो ऐसी दशा में जब सामान्य काल होता है तो आपका सब कुछ सही, राज्य अलग, संघ अलग, राज्य अपना कार्य करे, संघ अपना कार्य। लेकिन जब इमरजेंसी आ जाती है, संकट काल आता है, तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि ज़्यादा पावर संघ को मिल जाती है और राज्यों के पावर में कटौती हो जाती है। तो अलग से भी क्वेश्चन बनाना ही है, पढ़ाना भी है। इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या होती है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात या संकट काल की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार की? 3। एक आपका अनुच्छेद 352 में, दूसरा आपका 356 में, और तीसरा 360। रट्टा मार कर जाइए, देखिए क्वेश्चन भी बताते हैं। आपका जो 352 वाली इमरजेंसी है, इसे नेशनल नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपात। इसी को आपात की उद्घोषणा भी कहते हैं, यानी कि आपात की घोषणा पूछ ले, नेशनल इमरजेंसी पूछ ले, राष्ट्रीय आपात पूछ ले, तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है वह आपका सर है कि नहीं क्या? नहीं चलेगी आज भाई, सर का थोड़ा फीवर आ गया है, कल चलेगी। देखिए आपका, फिर एक बार समझिए क्वेश्चन, देखिए कैसे आईएएस में बना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इधर बताए, हमें लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन आपका विशेषता से निश्चित कवर हो गए होंगे जो कंपटीशन में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उद्देश्य का से कवर होगा तो धीरे धीरे कई क्वेश्चन को आगे बढ़ा जाए। तो 3 प्रकार के आपात, तो जो पहला आपात है इसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी या आपात की उद्घोषणा, यानी कि आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये जो आपात है ये आपका अब तक 3 बार लगाया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका बना है। अब एक लोग फोन किए थे कि एक भाई गाइड में 4 बार दिया है। भाई तो 4 बार दिया, अब तक 3 बार ही लगा है, तो चौथी बार कहाँ से दे दिया? तो 4 बार दिया हो तो हमें भी बताइएगा। फिर कहा गया कि एक बार किताब देखिए, बैरक देखिए, नेट पर सर्च मारिए। तो भाई आपका अब तक 3 बार ही लगा है, आपका बताया जाएगा, डेट वाइज पूछा जाता है। इस आपात की जो उद्घोषणा होती है इसका इतिहास भी हमें बताना है बाद में। ये राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं, लेकिन कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो क्वेश्चन अब ये बनता है इंटरव्यू में, प्री में भी, कि भारतीय संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का यूज कहाँ किया गया है? तो केवल एक जगह किया गया है, और वह किया गया है अनुच्छेद 352, और कहीं नहीं किया गया। हर एक जगह मंत्री परिषद। अब क्यों किया गया इसका थोड़ा बहुत इतिहास जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान है। और जब तक आप इतिहास, भाई जीएस नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, जब तक आप इतिहास को लेकर नहीं चलेंगे कि क्या घटनाएं पूर्ववर्ती हुई और क्यों ये प्रावधान जोड़ा गया। तो देखिए क्या हुई, यहाँ एक घटना देखना है। इंदिरा गांधी पीएम थी और उस समय वह आपका रायबरेली से ही जीती थी, और तत्पश्चात आपका उनके चुनाव को चैलेंज किया गया था राज नारायण द्वारा। तो राज नारायण द्वारा, यानी कि जो विपक्ष के नेता थे, उनके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके चुनाव को चैलेंज किया गया,
और ये मांग की गई कि इनका चुनाव रद्द किया जाए, क्योंकि इन्होंने निष्पक्षता नहीं बरती है चुनाव में, माने धांधली की है और धांधली करके चुनाव जीती है। तत्पश्चात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैं बता दूं, पीएम होते हुए भी इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। मचा हंगामा पूरे देश में। तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी कही जाती थी और उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए आज आपका रद्द हो गया, निर्णय आ गया, तो रातों रात राष्ट्रपति के पास एक कागज पर लिख कर ले गई और फखरुद्दीन अली अहमद थे और कहे कि साइन करिए रात में ही। और तीसरा इमरजेंसी लगाइए, मैंने आपका आंतरिक डिस्टरबेंस हो गया है, क्योंकि हमारे चुनाव को क्या किया है, रद्द। और सुबह किसी को पता ही नहीं चला और मीडिया पर सेंसर इत्यादि, दूसरा आपातकाल चल रहा था उसी समय, सेंसर इत्यादि लगा दिया गया और आपका तीसरा इमरजेंसी लगा दी गई और नेता परेता को पकड़ना शुरू किया गया। ये जितने लालू यादव जी, नीतीश जी, जितने लोग देखे जा रहे थे, सबको जेल भेज दिया कांग्रेस सरकार ने। प्रेस पर प्रतिबंध लग गया और मोदी जी उसी समय भाग गए, यानी कि पलायन कर गए, स्केप कर गए। आपका 2 साल तक भगे रहे। वो तो अब यही होता है कि आपका कह सकते हैं किस्मत कही जाती है, कि जब किस्मत में लिखा था पीएम बनना तो साधुओं के साथ रहे आपका हिमालय में, फिर 2 साल बाद प्रकट हो गए। 2 साल बाद स्थिति थोड़ा सही हुई तो आपका कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि जब आपातकाल था तो ये तो भाग लिए। अब भाई जनता दल समाजवादी वाले और लोग तो जेल में थे, ये तो क्या हुए थे, भाग वो अलग बात है, उससे हमें मतलब नहीं है भाई। किसी की मैंने भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। तो तत्पश्चात आपका रातों रात ये सब हुआ और संविधान में आपका संशोधन किया गया इसी समय आपका। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ और बिहार में आया भी था मिनी संविधान, कौन सा कहा जाता है, 42वां। अब पूरा 50 से अधिक अनुच्छेदों को तोड़ दिया गया, यानी कि कई नए जोड़े गए, 50 से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। इसी बीच 39वें संविधान संशोधन द्वारा 329 अनुच्छेद जोड़ा गया और देखिए क्या रखा इंदिरा गांधी ने संसद से संविधान कि प्रधानमंत्री का चुनाव वैध था, वैध है और वैध रहेगा और किसी भी न्यायालय को पीएम के चुनाव पर समीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा। ये अनुच्छेद 329 ए जोड़ा गया, देख सकते हैं। अभी अभी भी नहीं है, अब निरसित होगा। तब तत्पश्चात बाद में इसे रिपील किया गया और नहीं तो इंदिरा गांधी ने ये जोड़ा। अब चूंकि इंदिरा गांधी अकेले जाकर साइन करके और इतना बड़ा फैसला ले ली, केवल पीएम, तो जब जनता दल की सरकार आई इसके बाद, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया और ये रखा गया कि केवल पीएम नहीं, अब कौन माने राष्ट्रपति को सलाह देगा इस मामले में, कैबिनेट। कैबिनेट मंत्रियों के लिखित सहमत, और जिसमें पीएम की भी लिखित सहमत हो और सबका साइन हो। यानी कि अब जब आपात लगाना है तो एक प्रस्ताव तैयार किया जाए, पीएम भी साइन करें और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो साइन करें, राष्ट्रपति के पास भेजें और तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब जो क्वेश्चन ये बनता है कि आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ, तो लोग तीनों मार कर आते हैं, तीनों नहीं मारना है। इसको परिभाषा से हमें चलना है, अनुच्छेद 318 के, नहीं 366 के क्लाज 18 से चलना है। और अनुच्छेद 366 का क्लाज 18 बताता है कि आपात की उद्घोषणा का मतलब अनुच्छेद 352 वन के तहत की गई, राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। तीनों न मारिएगा, मैं फिर कर रहा हूँ, क्या मार कर आएंगे, आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ, केवल 352।
वन के तहत। अब देखिए उपर्युक्त सभी दे देता है कि आपात की उद्घोषणा मतलब क्या, तो केवल कौन मार कर आइएगा। अब गलत ना हो, आईएएस में भी एक क्वेश्चन अब आइए। दूसरा आपात देखा जाए, दूसरा जो आपात की व्यवस्था भारत में की गई है वह आपका राज्यों में, स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है यानी कि संवैधानिक तंत्र है उसके विफल होने की बात की गई। अर्थात जब किसी राज्य का शासन संविधान का वायलेशन करके चलाया जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा के और अपने हाथ में सत्ता ले लेता है। इसी को राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर की गई कार्यवाही कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी न्यायपालिका बार बार आ रही है और न्यायपालिका कह रही है कि अगर राष्ट्रपति का जो आपका कह सकते हैं कि आदेश है, अगर आदेश की वैधता की जांच हम कर सकते हैं और अगर राष्ट्रपति का आदेश अवैध निकला तो हम पुनः सरकार को बहाल करने का आदेश दे सकते हैं। कई राज्यों में हुआ भी। और आपका कह सकते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण आपका उत्तराखंड है, जहां की कांग्रेस की सरकार आपका थी और भाजपा ने तिकड़मबाजी करके सरकार गिरा दी। तो ऐसी दशा में हाई कोर्ट में मामला गया तो देखिए केंद्र सरकार क्या कह रही थी कि राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिया ये प्रिविलेज है, हम वह कागज आपको पेश नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट काफी नाराज हुआ और पेपर में निकला था कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है, राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया है उस आदेश के आधार बताइए और हम आदेश के आधार की वैधता की क्या करेंगे जांच। अगर ये आदेश सही रहा तो ठीक, गलत रहा तो हम रद्द करेंगे और सरकार को पुनर्बहाली का आदेश देंगे। तो हाई कोर्ट ने यही किया और उत्तराखंड में पुनः कांग्रेस की सरकार बहाल हुई। फिर सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी मात खाई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा। मैंने कहा कि सही था, यानी कि राष्ट्रपति मनमाना नहीं कर सकते, न्यायपालिका है हमारे यहाँ, ये कंट्रोल करती है। कार्यपालिका के मनमाने कार्यों पर क्या करती हैं, नियंत्रण। अगला ये जो तीसरे आपात की उद्घोषणा माने तीसरा जो इमरजेंसी का हमारे यहाँ प्रावधान है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात के बारे में। लेकिन आज तक यह इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। एक दो बार मामले आए कि लगा कि भाई अब चंद्रशेखर सिंह जी की आपका सरकार थी तब ज़्यादा मामला बिगड़ा था तो सोना वोना इंग्लैंड में रख कर उधार लिया गया, लेकिन वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी तो तमाम जो वित्त के ये सामान्य प्रावधान है ध्वस्त हो जाएंगे और सबके वेतन में कटौती हो सकती है। मैं बता दूं, खर्चा वेतन सब में हो सकती है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन भत्ता कब कम किया जा सकता है पूछा जाता है, जब भारत में क्या लगा दिया जाए, वित्तीय आपात। राष्ट्रपति भी अपना आदेश से कम कर सकते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम तो टैक्स ही भर देते हैं ज्यादा, वो अलग बात है। उस पर देखिए अगला, यानी कि भारतीय संविधान की एक विशेषता ये निकली कि संविधान में इमरजेंसी प्रावधान भी दिए गए हैं और अगर संकट काल है तो संकट काल में राज्यों के पर कतर दिए जाते हैं, यानी कि राज्यों का अधिकार कम हो जाता है और किसका अधिकार ज्यादा हो जाता है, संघ का। अब अगला प्रावधान देखा जाए, ये तो अगली विशेषता। अगली जो विशेषता हमारे संविधान की है वह संविधान की ये विशेषता है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं थी, इसलिए एकीकरण के समय और बाद में उन राज्यों के लिए
अलग विशेष प्रावधान किए गए। ये जो प्रावधान थे 370 अनुच्छेद में थे, 371, 371 ए बी सी डी इत्यादि। अब उतना नहीं जानना है, कई अनुच्छेद हैं। असम के लिए अलग किए गए, नागालैंड के लिए अलग किए गए, तमाम राज्यों के लिए अलग प्रावधान किए गए, आपका जम्मू कश्मीर के लिए अलग किया गया। और ये हमारी संविधान की एक विशेषता ही कही है। उनके कुछ अधिकारों की रक्षा की गई। हमारे संविधान की अगली विशेषता है कि हमारे यहाँ एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन है, यानी कि निर्वाचन आयोग है। ये भी एक अच्छी विशेषता है कि चूंकि लोकतंत्र या प्रजातंत्र में या डेमोक्रेसी में, अब पहले डेमोक्रेसी समझिए तब इलेक्शन कमीशन बताया जाए। जो ये लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, इसका मतलब पहले समझिए। लोकतंत्र की परिभाषा, जो सबसे अच्छी परिभाषा है, वह अब्राहम लिंकन ने दिया था गेटिसबर्ग में भाषण के दौरान, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दी और आज भी वह परिभाषा कह सकते हैं लागू होती है। तो डेमोक्रेसी, जनतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। यानी कि सब कुछ किसके हाथ में रहता है? जनता के हाथ में। 5 साल बाद मौका मिलता है, जैसे यूपी में मिलेगा। आपका हो सकता है फरवरी मार्च में मौका मिल ही जाए। भाई फरवरी नहीं तो मार्च, मार्च से तो आगे बढ़ नहीं सकता, मैंने मुश्किल लग रहा है। या तो फरवरी में हो सकता है शुरुआत हो, तो 5 साल बाद जनता को मौका मिलेगा और जनता सर्वोच्च है। जनता का अब नेता पैर पकड़ेंगे, कहेंगे कि आप ही हमारे भगवान हो। और उसके बाद, जीतने के बाद कौन भगवान, मैंने जीतने के बाद। इस संकट काल में ही भगवान याद आते हैं, सामान्य काल में नहीं याद आते। ये भी याद रखिए। जैसे कि आपका एक और उदाहरण आईपीसी में देखा जाए। आपका आईपीसी में 81 पर हम एक उदाहरण इसको दे रहे हैं, आवश्यकता या अनिवार्यता या निषेष्टि पर। एक जहाज मान लीजिए जा रहा था समुद्र नदी में, और लोग खूब अपना सामान उमान लादे थे। अब नाविक ने देखा कि अब जहाज डूब जाएगा, तो नाविक ने सबका सामान फेंक दिया। सब शांत थे और जैसे ही राम राम चिल्ला रहे थे, अल्लाह अल्लाह, कि अब बच जाए, अब बच जाए। और जैसे ही किनारे नाव आई, तो नाविक पर मुकदमा किए कि ये हमारा सामान क्या किया, मुआवजा दीजिए। तो न्यायालय ने कहा कि आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, बड़ी हानि रोकने के लिए कौन सी हानि कारित की गई, छोटी। तो ऐसी दशा में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर नहीं फेंकता सामान नाविक, तो तुम सभी डूब कर क्या होते, मर जाते, ऊपर पहुंच जाते। तो ऊपर पहुंचने से रोकने के लिए सामान ही तो फेंका गया, तुम्हें थोड़े फेंका गया। और बड़े बड़े समुद्र में जब जहाज फंसती हैं, तो आपका लोगों को फेंका जाता है, सामान नहीं। टाइटैनिक देखिएगा, कैसे लोगों को फेंका जा रहा था, टास्क कर करके फेंका जा रहा था। हार या प्यार, तो अलग बात है भाई। आगे देखिए, यानी कि हमारे संविधान की ये विशेषता निकली। अगली विशेषता देखी जाए भाई। हम, हाँ, अगर ये निर्वाचन आयोग चल रहा था, तो निर्वाचन आयोग में हमारे संविधान में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराया जाता है। अगर इसमें धांधली होती है, अवैध मतदान होता है, करप्शन किया जाता है, तो ऐसी दशा में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपका निर्वाचन आयोग था, लेकिन अपनी शक्ति का उसे एहसास ही नहीं था। तो जब टीएन शेषन निर्वाचन आयुक्त बने, तो उन्होंने बता दिया
कि निर्वाचन आयोग भी किसी चिड़िया का नाम है और शक्तियों का प्रयोग करने लगे। सरकार बौखला गई जब शक्ति का प्रयोग किए और कहे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो टीएन शेषन ने कहा कि इतने अर्धसैनिक बल हमें प्रोवाइड कराइए तब मैं चुनाव कराऊंगा, नहीं तो चुनाव मैं रोक दूंगा। क्या करेंगे? नहीं कराऊंगा। तो भाई जितना बल मांगेगा निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार और राज्य बाध्य हैं कि उतना बल उसे क्या करे, प्रोवाइड। टीएन शेषन ने आपका चुनाव कराया, कई हिस्सों में कराया, अब पूरा फोर्स गांव गांव में लगवा दिया। मैं बता दूं, और चूंकि पूरा कंट्रोल उस समय डीएमएसपी सब पर कौन करता है, निर्वाचन राज्य का नहीं होता। वो निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, तो निर्वाचन आयोग का होता है। और पहली बार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराया था, बहुत मने होता था चुनाव धांधली करके। उसके बाद आपका निर्वाचन आयोग जाना जाने लगा और उसके बाद तो ढुलमुल वाले ज्यादा आए, लेकिन उसी ने ये बता दिया कि निर्वाचन आयोग भी एक है। अब निर्वाचन, अब जो बिहार जे में क्वेश्चन यहाँ निकालना है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये किस केस में कहा गया? तो आपका श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण। अभी हम बताए थे केस आपातकाल वाला, तीसरा आपातकाल वाला। कौन सा केस? भाई क्वेश्चन का मॉडल भी पकड़िए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किस केस में कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें संशोधन करके संविधान में बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो किस केस में कहा गया? तो श्रीमती, बिहार में भी आया था, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण। हमारे संविधान की इसी में एक और विशेषता है कि हमारा संविधान आपका सार्वभौमिक, आपका वयस्क मताधिकार को मान्यता देता है। क्वेश्चन प्री में बनता ही है। तो कौन सा अनुच्छेद मताधिकार की मान्यता देता है? अनुच्छेद 326। याद रखिए कौन सा अनुच्छेद। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 326 ये बताता है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है तो उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का, यानी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। ये संविधान अधिकार देता है। किस अनुच्छेद के तहत? 326 के तहत। इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है, वहीं बार बार पूछा जाता है। 21 साल एज थी, अब कितना कर दी गई है? 18। भाई कौन सा संशोधन है आपका? 61 ना? 61। कौन सा संशोधन है? 61। याद रखिए, आगे बताया जाएगा। अब जो क्वेश्चन यहाँ बनता है, देखिए इसका इतिहास थोड़ा जानना है, 2 मिनट। अंग्रेजों ने एक चाल चली थी कि जो मतदाता थे उनके लिए अलग अलग वोटर लिस्ट बनाई। सिखों के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बनने लगा तो ये कहा गया कि अब अलग वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। सबकी वोटर लिस्ट क्या बनेगी? एक ही बनेगी, अलग अलग धर्म जात के आधार पर नहीं। ये भी हमारे संविधान की ये भी एक बहुत अच्छी विशेषता कही जाती है। इसके बाद आपका जो प्रावधान, आपका लोक सेवा आयोग देख सकते हैं, यानी कि हमारे यहाँ आपका सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तरों पर राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है, हमारे संविधान में ही समाहित है। एक और विशेषता, राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में ही समाहित है। और भी विशेषता देख सकते हैं कि अनुसूची 11 तथा 12 में
ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का प्रावधान है, जो अब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी कि ग्राम पंचायत जो सरकार का चौथा स्तर कहा जाता है, पहला कि दूसरा कि तीसरा। देखिए भाई, आपका जो संघ की सरकार है उस सरकार का प्रथम स्तर है। जो राज्य की सरकार है ये कौन सा स्तर, और जो ये लोकल स्तर पर है आपका पंचायत इत्यादि, ये सरकार का चौथा स्तर है, तीसरा। तो ये तीसरे स्तर की व्यवस्था भी अब संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तमाम अनुच्छेद जोड़े गए, 243 से भी तमाम पढ़ा जाएगा। और आपका अनुसूची भी दो जोड़ी गई है। आपका कौन कौन सी, 11वीं और कौन सी, 12वीं। तो जो चार अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, 9, 10, 11, 12, कम से कम एक लाइन तो याद रखिए। 9वीं अनुसूची कब आपका किससे संबंधित है, तो पुनर्विलोकन को, न पुनर्विलोकन को रोकती है। आपका 10वीं दल बदल से, 11वीं ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पंचायत। कम से कम इतना याद रखिए, आगे तो हम बताएंगे ही भाई, क्योंकि ये संविधान है, आपका चलता रहेगा, ये समाप्त नहीं होता। ये जैसे कि कंपनी होती है, वो मरती नहीं, मारी जाती है, वाइंडिंग अप किया जाता है। तो ये संविधान है, ये पढ़ाते पढ़ाते 2 साल लग जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। तो इसको पढ़ाकर खत्म जबरदस्ती किया जाता है, ये नहीं कि आपका चलता रहेगा अनंत काल तक। क्योंकि भाई 2 साल बाद लगा है, तो अब इस बार चूंकि जे भी आने वाली है, तो इस बार अच्छे से पढ़ा दिया जाए, ताकि 75 में 70 नंबर तो आप कर ही ले जाएं। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 भाई नंबरों का कोई भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारे संविधान की अच्छी अच्छी बातें थी, 15-17 बताई गई हैं, तो बहुत अच्छी बातें। क्योंकि भाई अब उतनी अच्छी बातों का कवर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने जो अच्छाइयाँ संविधान की थी, मुख्य मुख्य अच्छाइयाँ, वे अच्छाइयाँ सभी अच्छाइयाँ हमने बताई। तो कल भाई आपका नगर नियोजन का लेक्चर चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया जाएगा। मैंने कल जो क्लास चलेगा बता दिया जाए, आपका नगर नियोजन का भी लेक्चर चलेगा, क्योंकि अब 2-3-4 क्वेश्चन बचे हैं, समाप्त कर दिया जाए तब 2-3 दिन लिखवाया जाए। और आपका एक पीरियड माइनर और लोकल लगातार चलता रहेगा, ताकि आपका यूपी मेंस के 1 माह पहले तक हम पूरा लोकल और माइनर यूपी का समाप्त कर दें, ताकि जिनको देना है उनका भी भाई 1 माह पहले पूरा हो जाए। तो बृहस्पतिवार से भाई आपका लास्ट जो पीरियड चलेगा 11 बजे से, आपका टीपीए लगाया जाएगा। और थोड़ा बहुत तो बैच स्पीड में चलेगा। अब नए लोग थोड़ा कम समझ में आए तो पूछ लेंगे बीच में, क्योंकि अब एक एक करके समय आ गया है कि अब शुरू किया जाए। आईपीसी अभी 15-20 दिन बाद चलेगी, हो शाम को लगेगा ही एपीओ का, तो पढ़ ले। अभी कोई काम है नहीं आईपीसी का, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि पहले जे आ रही है, एपीओ आपका जनवरी लास्ट तक आएगी, तभी समय है। तब तक 2-3 निकाल दिया जाए ना, छोटे छोटे, नहीं तो फंस जाएगा जे।